चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या ये आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस चलिए, कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट में अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कलर का थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया होगा, समझ में आ ही गया होगा, रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैग्नीज है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 3d5 4s2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये 25 है, तो इसका तो आप लोगों को इजीली पता होना चाहिए कि भैया जो आखिरी वाला होता है वो डी में जाता है। हुआ क्या, अगर मैं बोल देता हूं कि भाई Mn2 प्लस Mn5 प्लस, या फिर Mn क्या कर दूं मैं 6 प्लस, और यहाँ पर मैं बोल दूं Mn7 प्लस, यानी कि 2 प्लस का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि यहाँ से जो है ना पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो वो 4s से निकलेगा। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच गया है दोस्तों वो 3d5। कितने लोग एग्री कर रहे हैं बताइए? यस सर। बाकी लोग बोलते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा +6 का मतलब कि भैया 6 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 3d5 और 4s2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस सर। और यहाँ हम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3d5। 3d1। ठीक है, 3d1 समझ में आ गया क्यों हुआ, क्योंकि हमने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, 7 इलेक्ट्रॉन था 6 निकाल दिया, तो 3d5 में से सॉरी 3d1 बचेगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं 3d7 सॉरी Mn+7 की बात करता हूँ, या चाहे 7 प्लस की, तो यहाँ पे क्या मतलब है 7 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि भैया यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। समझ में आया? यस सर। अब एक बात बताइए, टोटल कितने, 4s से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 3d5 से भी 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तभी तो 7 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और यहाँ पे अब आप देखोगे कि ये d0 हो गया है। क्या हो गया ये? d0। तो क्या इसके अंदर वाले जो भी होगा ना, अंदर वाले जो सेल्स होंगे वो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, यानी कि अब ये डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। चलिए डायामैग्नेटिक आगे देख लेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर ये भी कलरफुल है, ये भी कलरफुल है, लेकिन d0 जो है ना, कायदे से इसमें dd ट्रांजिशन नहीं है, तो कलरफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कलर्ड कंपाउंड शो करता है। उसका रीजन है जो आगे जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो कलर का थोड़ा बहुत आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया हो गया कि भैया प्लस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बस। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो रेडी हो आप लोग? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट स्पेशली, पहली बात तो ये ना कि स्पेशली ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं एग्जाम के पर्पज से कर रहे हैं, तो हमारा मोटो क्या है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने चाहिए। हो क्या रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भाई साहब हमारे पास जो है एक आयन है स्कैंडियम 2 प्लस है। क्या है ये? स्कैंडियम 2 प्लस का आप मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। क्या बताइए? स्कैंडियम 2 प्लस का आप बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क, हमें कुछ पता ही नहीं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं कि ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाती है n अंडर रूट n इंटू ब्रैकेट में n+2 bm bm। बोर मैग्नेटॉन। यहां पर तो ध्यान से सुनिएगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस फॉर्मूले में जो n है ना, वो क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया तो बताइए, फॉर्मूला समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई मुझे एक काम करिए कि आप मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए, तो आप क्या कहोगे कि भैया म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n+n+2, ठीक है, n इंटू n+2 जो है ये ब्रैकेट में रहेगा, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। और यहाँ पे जो n है ना, वो क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुन।
अगर मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ आपको स्कैंडियम 2+ की, तो एक बात बताइए आप लोग कि अगर स्कैंडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगा, 3d14s2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बाकी लोग Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। लेकिन इन्होंने स्कैंडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, लेकिन स्कैंडियम 2+ का उन्होंने पूछा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट, तो अब मुझे स्कैंडियम 2+ के लिए जाना पड़ेगा। तो स्कैंडियम 2+ का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आप निकाल दीजिए, तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 3d1। ठीक है, अब चलिए आ जाए। अब डी Yes. ऑर्बिटल आपका कैसा होता है वो ये रहा, आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब इसमें बताइए एक ही स्कैंडियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो वो लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है। पेयर्ड होने का मतलब क्या होगा, सुनते रहिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और इसके साथ में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो पेयर्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये पेयर्ड है। ठीक है, लेकिन ये वाला एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया आपका, अनपेयर्ड। समझ गए दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका बताइए कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही है, तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी बताइए, 1 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. चलिए, अगर मैं यहीं पर अब एन की वैल्यू 1 आ गया है, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, म्यू इक्वल्स टू √1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2bm। ठीक है, और जो म्यू की वैल्यू आएगी √3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.3, ऐसा कुछ होता है ना, 1.73। ठीक है, तो √3 की वैल्यू जो आती है 1.73b। ध्यान से सुनिएगा, हमने म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया म्यू इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन दो एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, एक तो भैया पैरामैग्नेटिक और दूसरा क्या होता है दोस्तों, डायामैग्नेटिक। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो है ना, पैरामैग्नेटिक का मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी स्पीसीज में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक। अगर वहीं पर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। क्लियर Diamagnetic. हुआ? ठीक है, Yes, sir. पैरामैग्नेटिक का मतलब यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसा होना चाहिए, और पेयर्ड अगर हुआ तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, देखिए यहाँ पर पेयर्ड है कि नहीं, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, तो यहाँ पे पेयर्ड है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि भैया ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला देखिए वो डायामैग्नेटिक है, और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा कि भैया पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में आपको डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, Yes, Sir. चलिए बहुत बढ़िया, कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे, और फिर इसके लिए एक ट्रिक होगा वो भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा तो एक ही साथ पूरा डीएनएफ ब्लॉक का 50-60 क्वेश्चन जो भी होंगे एक ही दिन डिस्कस करेंगे अच्छे से, आप लोग भी पढ़ लोगे तो। चलिए अब देखिए यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और भी कुछ कंपाउंड्स के साथ हम लोग देख लेते हैं। अब आ जाइए हम बात करते हैं दोस्तों क्रोमियम के लिए। किसके लिए बात करते हैं हम लोग, इसको मैं ऐसे बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ, क्रोमियम। ये रहा आपका क्रोमियम, यहाँ पे आपने देखा होगा 3d5 4s1, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ना क्रोमियम 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, और वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक। दूसरा क्या कि क्रोमियम में +6+ की बात कर लेंगे हम लोग कि भाई ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक। ठीक है, yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, क्रोमियम 2+ का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा,
Yes, sir. 3D4. तो अब ये क्या हो जाएगा 3D4। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए +6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6. 6। तो भैया ये क्या हो गया आपका 3D0. 0. चलिए अब यहाँ पर जो आपका म्यू की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, लेकिन यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसके लिए n की वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू हमें फिल करना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों आपका ऑर्बिटल 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो गई 4 हो गई, और जब आप म्यू के फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करोगे तो ये निकल के आएगा 4 4 + 2, ये हो गया √24। ठीक है, और म्यू की वैल्यू यहाँ पर देखिए 25 होगा तो 5 आता, ये एक कम है तो 5 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, तो यानी कि 4.80 जो भी वैल्यू आएगी वो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बताइए। Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अभी ये वाला जो है Cr2+, क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक। Sir, paramagnetic. ऑफ कोर्स क्या होगा ये Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक बात बताइए D0 है। तो जब D0 हो जाए ना, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ड्रॉ करूंगा तो क्या ड्रॉ करूंगा कि वही सब, ये रहा आपका आर्गन, और आर्गन के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद से फिर आता है आपका 3D and 4s2, और वो क्या हो जाता है यहाँ पर 4 और ये 1, यही होता ना। लेकिन आर्गन के तब तो इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो इसलिए ये D0 वाला आपका क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अंदर तो सारे पेयर्ड होंगे ना, बाहर गायब हो गया तो इसको मैं समझाऊंगा आगे जब एक जगह और आएगा तो। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, कुछ और एग्जांपल से हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके बाद से एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। और प्लीज आप लोग बता दीजिएगा सबको समझ में आया। Yes, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्योंकि अब एग्जाम सिर्फ 2 महीने बचे हैं दोस्तों, और अभी जान लगा के पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए मैग्नेटिक मोमेंट में। यहाँ पर हमने ये कलरलेस और कलरफुल की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्कैंडियम 3+ अगर आपको दिया हो, तो अगर मान लीजिए कि उन्होंने स्कैंडियम आपको क्या दे दिया स्कैंडियम 3+, और उन्होंने पूछा कि इसकी म्यू की वैल्यू बताइए, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2, और 4s2 होने का मतलब कि भैया ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। ठीक है, तो तीनों निकालेंगे तो बचेगा क्या 3D0. डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करेंगे ना, फॉर्मूले में वैल्यू क्या पुट करेंगे n × n+2 ब्रैकेट में, और n की वैल्यू 0 होगी तो पूरा जो राइट साइड का n+ वाला टर्म है वो पूरा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात आती है कि मैग्नीज 2 और मैग्नीज 3+ की भी बात कर लेते हैं, हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सो अब आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं मैग्नीज 3+ नहीं Fe3+ की बात करते हैं। Fe3+ की, Fe3+ में देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया Fe का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी ना 3d6, क्योंकि 26 एटॉमिक नंबर होता है 3d6 4s2। अब बताइए 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, क्या कर लो टोटल, तो भैया d में 6 है और 4s में 2 है, तो टोटल 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, और उनमें से हमें करना क्या है दोस्तों कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो बचेगा कितना 5, यानी कि 3d5। डन। Yes, sir. Yes, अब sir. वो
एक काम करिए आप लोग, ऑर्बिटल बनाइए 1 2 3 4। वैसे ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं है, 5 तक है तो वो अनपेयर्ड ही होगा। तो भैया ये रहा 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो n की वैल्यू निकल के आ गई है वो 5 आ गई है। तो अब म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 5 इंटू 5 प्लस 2, ये हो गया √35 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.9 समथिंग कुछ आएगा, हम डिटेल में देख लेंगे। अब बताइए मैग्नेटिक मोमेंट की जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों, 5.9 समथिंग। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया जितना नंबर ऑफ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली कुछ कर नहीं हो, दिमाग खराब कर रहा है बेलो और कुछ नहीं। बाल के इसकने फुलका पका जाओ कने फिर यार औखी होती है समझा नहीं। ओए औखी होती है, कन होती होगी औखी। मैंने पर काम में सच्ची नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। हाँ सुन रहे हो आप लोग, वापस आ जाइएगा, सॉरी। यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू बड़ा होता जाएगा तो बड़ा होगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप लोगों को, मुझे नहीं लगता, चलिए एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, आप लोग लगाओगे? यस सर। बाकी लोग बोल ही नहीं रहे। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही एक आधा और प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए I2+ की बात कर रहा हूँ, Ni2+ में क्या हो जाएगा, 3d8। क्या होगा दोस्तों, 3d8 इलेक्ट्रॉन, 3d8 होगा। लेकिन पहले आप ध्यान से सुनिए, पहले आप एक काम करिए, निकिल का लिख लीजिए 3d8 4s2, लेकिन आपको निकालना किसका है, निकिल 2+ का निकालना है। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा तो बचेगा 3d8। अब आप इसको फील करेंगे d ऑर्बिटल में, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या हुआ इसमें, जब आप इलेक्ट्रॉन फील करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन तो आपको फील करना है, तो कैसे करोगे भैया, 1 पहले हाफ कर देना है। क्या करना है, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, फील करना है। तो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद से बच गए भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब पेयरिंग होगी। क्या होगी दोस्तों, पेयरिंग होगी। तो यानी कि 1 2 3, यानी कि 5, ये रहा 6 7 और 8। अब बताइए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, बाकी लोग 2 सर। 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 हो गई है। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, वो क्या निकल के आएगी, 2 + 2 + 2, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, आगे और बढ़ते हैं, एक आध दो और एग्जांपल से देख लेते हैं। कॉपर 2+ की बात कर लेते हैं हम, किसका, Cu2+ की। ठीक है, Cu2+ का मतलब कि भैया उससे पहले आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो 3d10 4s1, यही होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होगा कि नहीं। यस सर। चलिए इसको भरिए, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें हम लोग, 9, 1 2 3 4। सो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए यहाँ से n की वैल्यू कितना निकल के आएगी दोस्तों, 1। 1। ग्रेट, अब 1 आ गया तो अब n पता है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना कोई तोप थोड़ी, फॉर्मूले में सीधा आपको वैल्यू पुट कर देना है। अब ये रहा n × n+2 Bm, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू 1 रखिए, फॉर्मूले में आपको निकल जाएगा। लेकिन अब इससे भी शॉर्टकट तरीका है, वो शॉर्टकट नहीं है, वो एक्चुअली ट्रिक भी नहीं है, वो कैलकुलेशन है बस। कैलकुलेशन क्या है वो देखिएगा, कि अगर मैं आप लोगों से दोस्तों बोलूं कि यहाँ पर जो है ना n जो है मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इधर जो है म्यू जो है आपका क्या हो गया है, फॉर्मूला है अपना n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, और इसका कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रखें। एक बात बताइए,
n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी बताइए, 1, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2, तो ये टोटल √3 होगा कि नहीं होगा, Yes. और √3 होगा तो ये हो जाएगा 1.732, ठीक है। चलिए, अगर मैं n की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर जब आप रखोगे फॉर्मूले में वैल्यू तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 4, ये क्या हो गया, √8। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग कि यहाँ पे देखिएगा √3 था, √3 के बजाय मान लेते हैं कि अगर √4 होता तो वैल्यू 2 होती कि नहीं 2 होती यहाँ पर, Yes, sir. लेकिन 4 से 1 कम है, यानी कि भैया 2 से वैल्यू तो कम होने वाली है, तो वो कितनी हो गई, 1.7 समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए √8 है, अगर √8 के बजाय और करके अगर √9 करता तो क्या यहाँ पे 3 वैल्यू होती कि नहीं होती, Yes, sir. लेकिन रियलिटी में क्या है भैया, √8 है यानी 3 से वैल्यू कम होना चाहिए। समझ में आ रही बात, क्या होना चाहिए, 3 से वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए, तो √8 की वैल्यू कितना आ रही है वो देखिएगा 2.82, ठीक है, समझ गए आप लोग। Yes, sir. n की वैल्यू अगर मैं 3 कर दूं तो फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा n की वैल्यू 3 पे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, और ये निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा 5√15। अब ये 15 है, √16 यहाँ पे होता तो 4 होता, लेकिन भैया √16 नहीं है, √15 है, तो 15 का मतलब भैया 4 से वैल्यू मेरी कम होनी चाहिए। और ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, √15 की वैल्यू 3.88, ठीक है, यानी 4 से तो कम। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दूं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2, ये हो गया √24। अब बताइए 25 होता तो 5 होता, या 24 है यानी कि 5 से कम है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो समझिएगा कि √24 की वैल्यू आ रही है 4.8 या 4.9 कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू क्या कर दूं दोस्तों, यहाँ पर 5 कर दूं, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2, ये हो जाएगा कितना 35, और एग्जैक्टली 36 की वैल्यू होती तो वो 36 होता, लेकिन अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखना पड़ेगा, सो √ क्या हो गया 35, उसकी वैल्यू आ गई 5.9। यहां तक समझ रहे हो आप लोग। Yes, sir. अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूं आप लोगों के लिए 6 रख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 6 What? और 6 प्लस 2, तो √48, और इस 48 की वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा तो हो जाएगा 6.9। सिमिलरली मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, 9 से ज्यादा जा नहीं सकते हम। तो बेसिकली अब आ जाइए अपने ट्रिक पे, ठीक है दोस्तों, रेडी हो आप लोग। Yes, sir. अगर गिवन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2 सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आप यहाँ पे चेक करिए कितना आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 है, n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो उस केस में आप देखिएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर n की वैल्यू 5 होता तो कितने आती 5 पॉइंट समथिंग, n की वैल्यू अगर 6 होता तो कितना आता 6 पॉइंट समथिंग, n की वैल्यू अगर 7 होता तो कितना होता 7 पॉइंट समथिंग। लेकिन याद रखिएगा कि 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir.
डी ऑर्बिटल के लिए 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। एफ सब सेल में जब जाओगे ना तो वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अनपेयर्ड क्यों नहीं हो सकता? कि अगर मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो। जैसे आप छठवां इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग होने लगेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगर उन्होंने क्या करा कि जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, पीछे वाले स्लाइड पे आ जाइए। यहाँ पर कोई भी एक आयन ले लेते हैं। आयन का मतलब टाइटेनियम, चलिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम 2+ की बात कर रहा हूं दोस्तों। और यहाँ पे मैंने वेनेडियम 2+ का मैंने बोला कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो 3 होगा ना। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 3.45। बी ऑप्शन दे दिया यहाँ पर 4.32 और सी ऑप्शन दे दिया यहाँ पर 5.32 और यहाँ पे डी ऑप्शन दे दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? चलिए 3 4 5 6.32। ठीक है, अब एक बात बताइए कि यहाँ से इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे? तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो ये हो गया 3d3 4s। 4s2। लेकिन वेनेडियम का नहीं, हमें चाहिए वेनेडियम 2+ का। तो भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचा कितना? 3d3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 3। एन की वैल्यू 3। तो अब क्या करोगे? अब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या करना है? जितना अनपेयर्ड वैल्यू है एन, तो मैग्नेटिक मोमेंट में 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप चेक करिए यहाँ पर क्या है? 5 पॉइंट समथिंग, कट कर दो। 6 पॉइंट समथिंग, कट कर दो। 4 पॉइंट समथिंग, कट कर दो। एन की वैल्यू 3 है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? समझ में आ गया आप लोगों को ट्रिक? यस सर। बस आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है और सीधा चेक करना है कि भैया अनपेयर्ड वैल्यू 3 आई है एन की वैल्यू, तो वहां पे जाके चेक करिए मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग कौन सा है और उस पर टिक कर दीजिए बिना सोचे। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहीं पर अगर इन्होंने वैल्यू क्या करा हुआ है, ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं वो देखिएगा। अगर ए ऑप्शन दिया हुआ है 3.45, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3.90, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3.70 और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है जो 3.14। तब अगर मान लीजिए एकदम क्लोज वैल्यू दी हुई है तब तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कभी ऑप्शन में नहीं होगा, आपको अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। ये वाला नहीं समझे आप लोग कि भैया मान लीजिए 3 पॉइंट ये भी है, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तब आपको एग्जैक्टली डेटा पता होना चाहिए, अंडर रूट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्लोज ऑप्शन आपको दिए नहीं होंगे। ऐसे ही ऑप्शन भाई 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग करके दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को डाउट होगा या मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में कोई कंफ्यूजन होगा। नो सर। बाकी और कोई प्लीज बोल दीजिए फटाफट। नो सर। हेलो ऋतिक, आपको समझ में आया? यस सर। और तानिया आपको? यस सर। नितेश, प्रिया, पायल, सुजन, ईसा, सुमन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए केशव आपको? हेलो केशव, केशव कहाँ दोस्त? चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जाते जाते एक और एग्जांपल्स हम लोग लॉन्च कर देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। मैं चाहता तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं स्पेस बचा हो नहीं है। कलर और ट्रांजिशन वाले पे कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक आयन ले लेता हूँ, क्रोमियम 4+। इन्होंने दे रखा है क्रोमियम 4+, नहीं क्रोमियम नहीं, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट।
कोबाल्ट 3+ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इन्होंने बोला हुआ है कि सर आप एक काम करिए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि फटाक से इसका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d7 4s2। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए आप। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 + 2 9 इलेक्ट्रॉन्स, 3 निकल रहे हैं, तो बचेंगे कितने 6। 6 तो ये हो जाएगा 3d6। अब फटाफट एक काम करिए, ऑर्बिटल बनाइए। 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5, और एक भरोगे तो पेयर्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, n की वैल्यू 4, तो म्यू की भी वैल्यू क्या बोल दोगे, सीधा 4 पॉइंट कुछ मत करना, 4.9 ही लिख देना, 4.9 2.9 3.9 ऐसे। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं। यहाँ से कभी कभार कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ खास नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। बात आती है ना कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे हम लोग? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ये लोग शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, या एफ ब्लॉक में भी कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटालिटिक का मतलब क्या दोस्तों, कि कोई रिएक्शन हो रही है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? जो मान लीजिए कि थोड़ा स्लो चल रहा है रिएक्शन, उसको फटाक से बढ़ा देंगे, उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा देंगे, चाहे उसकी एनर्जी कम कर देंगे और रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगेगी। उसका 2 रीजन है। रीजन क्या है दोस्तों? पहला रीजन, the first row of transition elements exhibit catalytic properties due to presence of unpaired electron which can form complex। आप लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि बहुत सारे कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे कि नहीं? यस सर। बहुत सारे एम्प्टी डी ऑर्बिटल, या आप ऐसे भी बोल सकते हो द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल हैव एबिलिटी टू वेरिएबल वैलेंसी। इनके पास क्या है भैया, किसी के साथ भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बना लेते हैं, चाहे उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी ऑर्बिटल है, किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, बॉन्ड बना लिया, केमिकल रिएक्शन किया, और जैसे उसका रिएक्शन हो गया छोड़ दिया उसको, दूसरा आया उसके साथ बॉन्ड बनाया, ऐसा होता है। तो 2 रीजन है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये आसानी से किसी से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, दे लेके बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, या ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो कर सकते हैं। रीजन, चलिए ये 2-3 रीजन है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस मैंने लिख रखा है। 1-2 रिएक्शंस मैं आप लोगों को मेंशन भी कर देता हूँ। 1-2 क्या, कई रिएक्शंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने हैबर प्रोसेस सुना होगा। हैबर प्रोसेस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का जो रिएक्शंस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं, हैबर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या कि हमने नाइट्रोजन गैस लिया और 3 मोल जो है हमने हाइड्रोजन गैस लिया, और इसको हमने मिक्स करा, और जैसे ही हम मिक्स करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया गैस फॉर्म होती है। 2 मोल जो है वो अमोनिया गैस बनती है। लेकिन हमने क्या किया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिया, मिक्स किया, और मिक्स करते हैं तो होता है क्या, रिएक्शन बड़ा स्लो होता है। क्या होता है? बहुत स्लो रिएक्शन होती है। तो स्लो होने का मतलब कि जैसे ही हमने क्या करा, एक आयरन मेटल रख दिया वहां। क्या रख दिया दोस्तों? उस रिएक्शंस के बीच में हमने आयरन मेटल को थोड़ा बहुत क्रश करके पाउडर फॉर्म में, चाहे मेटल को ही आप रख दो, आयरन मेटल को, ये जो अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा था वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो यहां से ये होता है कि आयरन जो है इसके सॉरी रिएक्शन का जो रेट था उसको बढ़ा दिया, तो उसको हम बोल देते कि यहाँ पर ये जो आयरन है वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। अब होता क्या है, थोड़ा बहुत कभी कभार आप लोगों से पूछ दे कि भाई रीजन क्या है ऐसा, क्यों करता है ऐसा। तो ये देखिए, मान लेते हैं कि ये रहा आपका आयरन ब्लॉक, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने क्या करा, ये मेटल ब्लॉक है, तो यहाँ पर एक आयरन होगा, ये आयरन होगा, ये आयरन होगा, ये आयरन होगा। क्योंकि अब मेटल जो है आयरन से बना हुआ है, तो आयरन एटम तो उसके अंदर होंगे ही होंगे। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस आया, इस एटम से क्या किया, कंबाइन किया,
आके, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। आपको भी पता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, कभी भी 3 से 4 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, बढ़ सकता है, घट सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या हुआ, ये आयरन मेटल आया, इसके साथ कंबाइन किया, फिर नाइट्रोजन यहाँ पर आया और ये नाइट्रोजन इन सब के साथ आया, इसके साथ कंबाइन किया, और कंबाइन होने के बाद क्या होता है, देखिए आप कितने लोगों को पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ये हाइड्रोजन आयरन से एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो दो बॉन्ड बना ही नहीं सकता एक साथ। फिर इधर आएगा, नाइट्रोजन भी आयरन से अटैच होगा, तो इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन इससे कंबाइन करेगा, ये हाइड्रोजन इससे कंबाइन करेगा, ऐसे ही दो दो हाइड्रोजन और कंबाइन करेंगे, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगा। शुरू में क्या था कि कोई सरफेस ही नहीं थी रिएक्शन करवाने के लिए, तो वहां पे क्या हो रहा था कि भाई रिएक्शन हो ही रहा था, तो बहुत स्लो हो रहा था, क्योंकि उनका कोलिजन नहीं हो पा रहा था मॉलिक्यूल का प्रॉपर। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक साथ आते हैं सरफेस पे, कनेक्ट होते हैं, अमोनिया बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले गैस आकर के क्या होता है, H2 and N2 गैस आर एडसॉर्ब, ठीक है, एडसॉर्ब एट आयरन सरफेस। क्या होता है, आयरन मेटल का जो सरफेस है ना, वहां पर आके सबसे पहले वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस एडसॉर्ब होते हैं, और फिर उसके बाद से चिपक जाते हैं, और फिर उसके बाद से अमोनिया गैस बनाते हैं। इतना याद रखिएगा कि सरफेस पर एडसॉर्प्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी नहीं, मोस्टली मेटल्स जो है कैटालिटिक बिहेवियर करते हैं। एक दो और रिएक्शंस देख लेते हैं दोस्तों फटाफट, ताकि इनसे कभी क्वेश्चंस आ जाए। तो याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, Haber process. सेकेंड रिएक्शंस की आ जाते हैं। सेकेंड रिएक्शन में आप लोग देखोगे कि भाई एक कांटेक्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है, Contact process. ये इसलिए करा रहा हूँ कि ये जेईई मेंस में पूछा हुआ है, मैचिंग द कॉलम में, ठीक है, तो इसलिए मैं करा देता हूँ इसको। तो मैचिंग यहाँ पे क्या होता है, कांटेक्ट प्रोसेस में कि जो SO2 होता है ना, वो ऑक्सीजन से O2 से कंबाइन करता है, और कैटलिस्ट क्या होता है, V2O5, V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो है, इससे क्या होता है, इसकी प्रेजेंस में कंबाइन होता है, तो ये SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, और फिर ये क्या हो जाता है, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करो या आप जो भी करो, तो क्या होता है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सल्फर डाई ऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यहाँ पे एक कैटलिस्ट लगाते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे वेनेडियम भी वंस अगेन ये कहाँ से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर वेनेडियम मेटल भी क्या हुआ, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक और चीज आ जाइए, एक और रिएक्शंस दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपने घरों वगैरह में ना कुछ ऑयल्स वगैरह होता है, जैसे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर ये आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर क्या ये आर, ये भी आर। यहाँ पे देखिएगा जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग, Unsaturated compound. तो ये भाई आपका हो गया अनसेचुरेटेड ऑयल। और जैसे ये अनसेचुरेटेड ऑयल है, हमने क्या करा, निकेल मेटल पे हाई टेम्परेचर पर हीट करके पास करते हैं, और साथ में आप क्या कर देते हो, इसके साथ में हाइड्रोजन गैस पास करते हो। क्या करते हो आप लोग, हाइड्रोजन गैस H2। तो ये कंपाउंड जो है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है सेचुरेटेड से, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड ऑयल में, या सेचुरेटेड घी बोल सकते हो आप। यहाँ पर क्या हो जाता है कि भाई ये रहा एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है ब्रेक होता है, इसके साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये अब बताइए, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये सेचुरेटेड घी में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड घी बोल सकते हो। यहाँ पे कैटलिस्ट हमने कौन सा यूज करा हुआ है, निकेल कैटलिस्ट यूज किया हुआ है। तो वंस अगेन ये कौन से कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये तो ये बिलोंग कर रहा है डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से, यानी कि जितने भी डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोल देते हैं दोस्तों इसको,
Hydrogenation. hydrogen, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन बोल सकते हो, ठीक है। एल्कीन हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या कि भैया हाइड्रोजन का एडिशन, क्या हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, न्यूक्लियर कैटलिस्ट। चलिए ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया है। एक और रिएक्शंस बता देता हूं आप लोगों को। जैसे होता क्या दोस्तों, रिएक्शन नंबर सेकेंड में आप नोट करिएगा कि आप क्या कर रहे हो कि 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करा रहे हो, और रिएक्शन करा रहे हो तो आपको मिल क्या रहा है, Cl, जो क्लोरीन गैस मिल रही है, और वाटर एवापोरेट हो रहा है, वाटर आपको बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन सीन क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है उसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम है डीकन प्रोसेस। क्या, डीकन्स प्रोसेस। डीकन प्रोसेस में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। तो होता है क्या कि आपने क्या किया कि 4 मोल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और ऑक्सीजन, एयर से आपने ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिक्स किया, और जैसे ही मिक्स करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, आपको क्लोरीन गैस मिलती है, लेकिन वो सफिशिएंट रेट से नहीं मिलती है। पता चला आपने मिक्स किया और 2 दिन बाद आपको क्लोरीन गैस मिल रही है, चाहिए थी अभी आपको इंस्टेंट क्लोरीन गैस चाहिए थी, मिल रहा है 2 दिन बाद, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो हमने क्या करा दोस्तों कि कॉपर क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया। कैसा यूज किया हमने, कॉपर क्लोराइड, CuCl2। CuCl2 जैसे हमने कॉपर का कॉम्प्लेक्स यूज किया ना, क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस जो बन रही थी उसका रेट बहुत स्पीड अप हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे भी कौन सा हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, कॉपर मेटल का, जो कि वंस अगेन डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो यानी कि जितने भी डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी से भी बॉन्ड बना सकते हैं, केमिकल रिएक्शन वो शो कर सकते हैं। ठीक है, कैटालिटिक बिहेवियर समझ में आ गया दोस्तों। yes sir, So, चलिए ग्रेट। अब बात करते हैं, आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी या अपने बुक में देखा होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, interstitial compound, बहुत बढ़िया। सो एक काम करिए आप लोग दोस्तों कि यहाँ पर ना हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कैटालिटिक, उसको एक बार थोड़ा सा 1 मिनट लेके फटाफट रिवाइज करिए। चलिए फटाफट रिवाइज करो आप लोग, और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों का। मेरे छोटे को चलो दोस्तों जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो आप लोग। मैंने उस लिस्ट में अंजलि का नाम लिखा है, लेकिन वो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। yes sir, बाकी Yes. लोग चलो दोस्तों ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज मैं बताता हूँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ना एक कोई मेटल का ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक कौन सा कोई मेरे पास है नहीं जो दिखा सकूं मैं आप लोगों को, लेकिन मान लीजिए कोई भी आयरन का या कुछ भी किसी का भी है,
तो उसमें होगा क्या कि जो आयरन्स के जो एटम या जो भी कोई कंपाउंड होगा तो वो अरेंज कैसे होते हैं कि भाई ये रहा उसका एक एटम, ये रहा देखिए एक एटम ये, तो दूसरा एटम ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं। आपने सॉलिड स्टेट अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि भाई सिंपल क्यूबिक पैकिंग होता है, ये फिर हेक्सागोनल पैकिंग होता है या टेट्रागोनल पैकिंग होता है, तो वो ऐसी पैकिंग होती है। जैसे यहाँ Yes, पर आप sir. सिंपल क्यूबिक देख रहे हो कि भैया एक क्यूब के अगर 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, कौन से 8 कॉर्नर्स, जैसे मान लीजिए ये रहा 1, ये 2, ये 3, इसको इरेज कर 1 2 3, एंड देन ये रहा आपका 4, और ये रहा आपका 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये टोटल 8 कॉर्नर से, और 8 कॉर्नर से जो स्फेरिकल एटम्स होते हैं आके टच करते हैं तो एक क्यूब बनता है, और वही क्यूब बार बार रिपीट होता रहता है सॉलिड स्टेट के मटेरियल्स में, और वही एक आपका एक पूरी लॉन्ग रेंज पैटर्न होता है। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों कि हमें उस लॉन्ग रेंज पैटर्न पे नहीं जाना है, हमें जाना है वो जो एक सिंपल यूनिट सेल है ना उसके इंटरनल पोर्शन पे, कि वहां पे कहीं कोई स्पेस तो नहीं बच पा रहा। ठीक है, आ जाइए देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है। द कंपाउंड फॉर्म व्हेन अ स्मॉल atom of hydrogen, carbon, nitrogen, boron get trapped inside the crystal lattice of metal atom is known as interstitial compound। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्लर ब्लर लग रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूं कि ये रहा आपका एक स्ट्रक्चर टेट्रा, ध्यान से सुनिएगा, एक एटम, 2 और ये 3 और ये 4, टोटल एटम कितने हैं यहाँ पर 4 एटम्स हैं, तो यानी 4 को हम क्या यूज करते हैं टेट्रागोनल। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि 4 एटम है। पहले आप एक काम करिए, एक एटम, 2 एटम और ये 3 एटम ऐसे रखोगे यहाँ पर तीनों को टच करके, तो क्या यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीनों को अगर आप टच करके रखोगे तो देखोगे कि यहाँ पर एक स्पेस बच गया है, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, इस एम्प्टी स्पेस में अब ध्यान से सुनिए कि अगर ये पहला वाला, ये ध्यान से सुनिए, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, और ये पहला वाला अगर इसके ऊपर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या अभी भी उसके बीच में एक, यहाँ पर देखोगे ये वाला ब्लैक कलर से मैं उसको स्पॉट करता हूँ और मार्क करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, एम्प्टी स्पेस। Yes, sir. ठीक है, वो जो एम्प्टी स्पेस होता है ना उसको हम बोल देते हैं, सॉरी ये कलर नहीं चलेगा ब्लैक पे। हाँ, सो ये जो कलर आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये वाला कलर जो है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, उसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, Interstitial space. इंटरस्टिशियल स्पेस। लेकिन ये बहुत कम होता है, जो इसका अगर शेप देखोगे, साइज देखोगे, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल स्पेस होता है। यानी कि ये तो भैया टेट्रागोनल, या इसको आप क्या बोल सकते हो, टेट्रागोनल वॉइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वॉइड। Tetragonal वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस। अब आ जाइए, यहाँ पर 3 एटम देख रहे हैं, 1, कलर थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, कौन सा कलर रखे, ब्लैक। देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पे देखिए हमने एक बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रहा 1, ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 3, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ये जो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्पेस, चलिए रात मिला देता हूं, इसके ऊपर आपको 3 एटम रखने, एक ऐसे, एक ऐसे, कलर बदल दो ना तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, 3 एटम की पैकिंग आपको करनी है, टच में रहने चाहिए तीनों एटम। अब बताइए ये तीनों लेयर के बीच में यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो तीनों एटम के बीच में एक स्पेस रह जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे टेट्रागोनल वर्ड बोलेंगे, 4 एटम है, तो यहाँ पे टोटल एटम कितने हैं, 6 है। कितने टोटल, Hexagonal void. ठीक है, 6. 6 के केस में आप क्या बोलोगे, हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल वॉइड बोलो, चाहे आप उसी को बोल सकते हो हेक्सागोनल इंटरस्टिशियल स्पेस। अब बताइए ये स्पेस बहुत छोटू सा है, क्या है, बहुत छोटू सा स्पेस है। उसका कहने का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा कि इस छोटे से स्पेस में छोटे एटम आके अगर फंस जाए, ट्रैप हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ गए आप लोग कि आपने क्या किया दोस्तों, कि एक आयरन ब्लॉक लिया और उसके पैकिंग में छोटे छोटे अंदर स्पेस अभी भी खाली है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिया और उसको हाई टेम्परेचर में मेटल के साथ हीट कर दिया, और जब हीट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, उसके छोटे छोटे जो इंटरस्टिशियल, अब स्टिशियल नहीं बोलूंगा, जो एम्प्टी स्पेस है ना, वॉइड है, टेट्राहेड्रल अच्छा हेक्सागोनल वॉइड्स है, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें जाके एटम ट्रैप हो जाता है। अब वो कंपाउंड की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन बदल गई है, अब साथ में कार्बन भी आ गया है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. Yes, sir. बात आती है ना यहाँ पर कि ट्रैप्ड एलिमेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ट्रैप्ड एलिमेंट। अगर मान लीजिए कि इसी कंपाउंड में अगर आपका हाइड्रोजन एटम अगर उसी स्पेस में ट्रैप्ड होता है, तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड। अगर मान लीजिए वहीं पे कार्बन उसके साथ ट्रैप्ड होता है, तो हम क्या बोलेंगे, मेटल कार्बाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, Metal carbide. अगर नाइट्रोजन ट्रैप्ड हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, मेटल नाइट्राइड। Nitrite. ठीक है। अगर यहीं पर अगर बोरॉन आ जाए तो आप क्या बोलोगे, मेटल बोरॉइड। Bromide. बोरॉइड इंटर, आगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड आप लगा सकते हो, मेटल हाइड्राइड इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मेटल कार्बाइड इंटरस्टिशियल, मेटल नाइट्राइड, मेटल बोरॉइड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है। अब आप लोगों को मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड को डिस्कस करने समझने में। अब बात आती है इसकी खासियत क्या है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। नोट कर लीजिएगा कि इनका कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है, कि भैया यहाँ पर ध्यान से सुनियो क्या कह रहा हूँ कि CH4 में क्या है कि भैया अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ताकि बैलेंस हो जाए, वैलेंसी। यहाँ पे उस वैलेंसी चाहे स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी अरेंज हो सकते हैं आने दो, पैक हो जाएंगे। अब इनके कुछ कंपाउंड्स एग्जांपल्स में आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में शायद अच्छे से एक दो और अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए हुए। जस्ट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट आ गया। चलिए आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक एग्जांपल ये है टाइटेनियम हाइड्राइड। क्या है, टाइटेनियम हाइड्राइड, और यहाँ पर आप देखोगे जो हाइड्रोजन जो है ना 1.7 लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। वेनेडियम हाइड्राइड भी जो है ना, ये भी 0.56 दिया हुआ है, 56। देखिए रहो आपकी यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि ये नॉन स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे इनकी स्टोइकियोमेट्री ऐसे कोई कंप्लीशन नहीं होने वाला। और भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। VN यानी कि वेनेडियम नाइट्राइड, ये भी क्या है, नाइट्राइड बोल सकते, नाइट्राइड बोल सकते हो, ये भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, Fe3N यानी कि आयरन नाइट्राइड है, या फिर यहाँ पर आप रख सकते हो Cr3C2 यानी कि क्रोमियम कार्बाइड हो गया। और भी एक दो टाइटेनियम कार्बाइड देख लीजिए, TiC, या फिर V भी लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये वेनेडियम बोराइड हो गया। ये सारे के एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या है यहाँ पर दोस्तों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है। यहाँ तक क्लियर हुआ तो बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक दो चीजें और है जो इनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें। यहाँ पर होगा क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये रहा एक आयरन, ये रहा एक आयरन, ये रहा एक आयरन, और यहाँ पर ये आयरन है। ये 4 आयरन एटम है जो कि यहाँ पर एक
इनका अरेंजमेंट है। और इसके बीच में जो स्पेस था ना, उसको मैंने यहाँ पर कार्बन को क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, हीट किया, कार्बन आया, इसके बीच में स्पेस खाली था, आके एडजस्ट हो गया। कार्बन बहुत मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यानी कि ये वही, और ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं, तो कार्बन ने क्या करा भैया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके साथ क्या कर रहा है, एक बॉन्डिंग बना लिया। क्या बना लिया, एक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बनाया। और जैसे ही बॉन्डिंग बनाएगा, तो अब देखो दोनों जो आयरन एटम्स हैं उनको स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है चारों के चारों, यानी कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये आयरन 4 एटम्स जो आयरन थे, उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब वो आयरन आयरन मेटल बॉन्ड से तो कनेक्ट ही थे। क्या थे, यहाँ पे देखिए, ये पहले क्या था, मेटल बॉन्ड था, लेकिन अब क्या, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, एक्स्ट्रा केमिकल बॉन्ड, कार्बन की वजह से। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करोगे ना आप लोग, तो रिजल्ट में आप लोग देखिएगा क्या मिलने वाला है, कि मेल्टिंग पॉइंट हो एंड चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज कर जाएंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हार्डनेस की बात करोगे, हार्डनेस में आप देखोगे कि पहले आप मेटल मेटल था तो एक ही बॉन्ड ब्रेक करना था, लेकिन अब कार्बन की वजह से और इनकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब ये कार्बन भी चारों आयरन को होल्ड करके, टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। समझ गए आप लोग। चलिए, ये 2-3 चीजें ही थी। और एक चीज और बताइए, इसकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो अब एक बात बताइए कि कार्बन और एक्स्ट्रा अमाउंट मास उसमें एडअप हो गया है, तो यहाँ पर डेंसिटी जो होगी वो भी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। डेंसिटी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आया। यस सर। चलिए, अब आ जाते हैं एलॉय। एलॉय आप लोगों ने सुना होगा, ऑब्वियसली यस सर। बहुत अच्छे से सुना होगा। तो एलॉय को हम देख लेते हैं। आई होप ये आज का हो सकता है कि आखिरी टॉपिक हो, टाइम बचेगा नहीं हमारे पास, टाइम नहीं बचेगा, ठीक। एलॉय होता क्या है बेसिकली, आप लोग भी क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जेई के पर्पज से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ ताकि कभी कभार कुछ आ जाए तो काम बन जाए अपना। एलॉय होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मोर देन 2 मेटल्स। क्या होता है ये, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ more than 2 मेटल बोलिए, चाहे मोर देन 1 मेटल भी। 1 मेटल का मतलब क्या, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ऐसे लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ, बैटरी लो हो गई ये। सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने क्या करा कि भैया एक मेटल लिया, जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं यहाँ पे फटाफट, कि ये रहा स्टील, आप लोग देख रहे हो, जैसे हम लोग बर्तन वगैरह जो डेली हम लोग यूटेंसिल्स वगैरह यूज करते हैं ना, यहाँ पर ये रहा स्टील भी आपका क्या है, एलॉय है। हम जैसे खाना खाते, कोई स्टील है, थाली है, तो उसमें कौन कौन सा कंपोजिशन होता है उस मेटल में, आपने निकिल लिया, आयरन लिया, और उसमें कार्बन भी मिक्स होता है दोस्तों, वो भी एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ठीक है। क्या है वो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टील होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। बात आती है कि एलॉय की जरूरत क्यों पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी प्योर मेटल होगा ना, तो उसकी जो हार्डनेस होगी वो बहुत कम होगी, वो उतना हार्ड नहीं होगा। जैसे प्योर एल्यूमिनियम ले लीजिए, उसको कहीं भी मोड़ मोड़ सकते हो, लेकिन अब उसी एल्यूमिनियम में आप थोड़ा सा कोई कंपाउंड मिक्स कर दीजिए, तो अब ये जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये एल्यूमिनियम है यहाँ पर, तो प्योर एल्यूमिनियम होगा तो उसको मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैग्नीशियम में आपने ऐड कर दिया तो उसकी जो हार्डनेस है ना वो और बढ़ जाएगी, एल्यूमिनियम से कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो प्योर मेटल उतने हार्ड नहीं होते, तो उनको हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एलॉय यूज करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे स्टील में मिक्सचर ऑफ मेटल्स कौन कौन से, कार्बन, आयरन, निकल। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है, आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाइए कैसे याद करोगे। स्टेनलेस स्टील में तो और इसकी थोड़ी बहुत हार्डनेस बढ़ा दीजिए, स्ट्रेन बढ़ाना होगा तो करना क्या है, कार्बन को रिप्लेस कर दीजिए क्रोमियम से, बाकी कंपोजिशन आप सेम रखिए, तो ये स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। सोल्डर, ध्यान से सुनिएगा, सोल्डर का मतलब कि जो लेड था और टिन था, लेड और टिन को मिक्स करोगे तो जो सोल्डर वायर, अगर आपने देखा होगा वायर कहीं करते हैं सोल्डरिंग वगैरह, जोड़ना होता है सर्किट वगैरह, तो उसके लिए। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में जो आप देखोगे कि भैया कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, कॉपर मेटल और टिन को अगर मिक्स करोगे तो जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स वगैरह में ब्रॉन्ज मेडल वगैरह मिलता है, तो वो किसका एलॉय होता है, कॉपर और टिन का। ब्रॉस में भी देख लीजिए कि भैया यहाँ पर कॉपर और जिंक होता है। गन मेटल में आपका क्या होता है, कॉपर, जिंक, टिन। जर्मन सिल्वर में आप देखोगे कॉपर, जिंक, निकल। नाइक्रोम, नाइक्रोम में यहाँ पे याद सब कर सकते हो। नाइक्रोम को कैसे याद कर सकते हो भैया, इसके स्पेलिंग में ही सब कुछ छुपा हुआ है। NI मतलब निकिल, ठीक है। CHR का मतलब यहाँ से मान लीजिए CH को साइलेंट मान लो तो ये हो गया क्रोमियम, और आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया Fe, ठीक है। मैंगलियम वगैरह आप लोग देख लेना फटाफट। और अब बात आती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, 2-3 मिनट बचा। स्टॉप शेयरिंग में कर देता हूँ, वीडियो भी ऑफ कर देता हूँ।